साध्वी शिवानी दुर्गा जी, आपने पूरे डिबेट को सुना और पश्चिम बंगाल की घटना को देखा। एक संत होने के नाते आपकी प्रतिक्रिया क्या है? आपने दोनों पक्षों को सुना, कौन राजनीति कर रहा है? हर हर महादेव। ये अति दयनीयपूर्ण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पालघर हमें याद दिलाती है ये घटना। पालघर में इतना सब हुआ, वही सब हम यहाँ देख रहे हैं बंगाल में। और बंगाल तो खैर फेमस है कि बंगाल में इस तरह की घटनाएं होती हैं, साधुओं को तंग करना। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं वहां गई थी 2018 में, तारापीठ मुझे जाना था, तो मेरा अपना एक्सपीरियंस है एक, जो मैं अभी यहाँ शेयर नहीं करना चाहती। लेकिन ये सत्य है कि जो ममता जी है, ममता बनर्जी जी, ये नाम विपरीत गुण है। नाम इनका ममता है, लेकिन इनके अंदर ममता बिल्कुल नहीं है। स्पेशली हिंदुओं के लिए, साधु संतों के लिए। ये श्री राम जी के नाम से चिढ़ती हैं। इनके नाम सामने अगर श्री राम जी का नारा जोर से लगा दो तो ये उन लोगों को लाठी से पिटवाती हैं। तो साधु संत तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती जी। रही बात हिंदुओं की, अभी यहाँ पर एक प्रवक्ता कंचना जी बोल रही थी कि हिंदू जो है साधु हर धर्म में होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि साधु नहीं होते हर धर्म में, साधु केवल हिंदू धर्म में होते हैं। तो आप अपना ये हिंदी का थोड़ा सा व्याकरण ठीक कर लें। रही बात, अभी मैं और भी सबको सुन रही थी, सब लोग, ये सत्य है, पालघर का मैटर हुआ जब, तो उसके बाद वो सरकार नहीं टिक पाई। साधुओं के जाने के बाद उनका श्राप लिया। तो अब ये है कि समय ममता जी की गद्दी का भी आ गया है, उनसे जाने का। इसीलिए साधुओं पर उन्होंने ये होते हुए अत्याचार देख लिया, तो अब उनकी गद्दी भी उनसे छिनेगी। चलिए, हमारे साथ बालचंद कांगो जी जुड़े हैं, सीपीआई के नेता। फिर मैं राकेश त्रिपाठी जी के पास जाऊंगा। बालचंद कांगो जी, अब तो आप कुछ कह दीजिए पश्चिम बंगाल की इस घटना पर, कि अभी भी आप हर जगह की घटना को बताकर इस घटना पर बोलने से बचेंगे? जी, उन्हीं की संस्कृति को ममता आगे लेके चल रही है। विनोद जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। बालचंद कांगो जी, आपको मेरा सवाल सुनाई पड़ा? चलिए, उनके पास जाएंगे। राकेश त्रिपाठी जी, आपने स्वयं पुरोहित को सुना, वो लगातार ये कह रहे हैं कि आप लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया इस मामले में, भाषा की कोई दिक्कत थी? देखिए, स्वयं अपने दिल पर हाथ रख करके स्वयं पुरोहित भी इस पूरे घटनाक्रम को देखेंगे तो ये स्वीकार नहीं कर सकते हैं। जिस निर्दयता के साथ, बर्बरता के साथ, लोक मंगल की कामना के साथ जीवन जीने वाले साधु संतों पर, निहत्थे साधु संतों पर इस प्रकार की बर्बरता का व्यवहार हो रहा है, उस पर इस प्रकार के खोखले तर्क लेकर के आएंगे? क्या यह सच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अगर इस पूरे मसले को न उठाया होता, अगर इस पर मीडिया ने चर्चा न की होती, तो क्या आज कहीं कोई कार्रवाई होती? क्या इस पूरे मामले में कहीं कोई कार्रवाई करते हुए सरकार दिखाई पड़ती? कोई बोलने तक को तैयार नहीं होता। सच यह है कि आज भीड़ तंत्र बना करके रख दिया। बताइए, तो हिंसक चुनाव केवल आज बंगाल में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो परिस्थितियां बिहार के एक समय में हुआ करती थी, उससे ज्यादातर बदतर स्थिति आज बंगाल की हो गई। बंगाल को अगर आप भारत की स्वतंत्रता काल के साथ देखेंगे, सबसे बुद्धिजीवियों का स्थान, देश में आजादी का सबसे बड़ा बिगुल जो फूंका गया था, वो बंगाल से फूंका गया था। लेकिन उस बंगाल को आज कैसे जिहादी मानसिकता के साथ, कैसे आज घुसपैठियों के साथ जोड़ने का काम किया है। बंगाल की जनता ने आपको नकार दिया है, बैंक के लालच में वहां की बुद्धिजीवी जनता ने आपको नकार दिया है। हो जाइए, आप यहाँ हिंदू मुसलमान साधु संतों का अपमान होता है ना, जिस भूमि पर साधु संतों का अपमान होगा, वो भूमि खुशहाल नहीं हो सकती है। बंगाल खुशहाल नहीं हो सकता। अगर साधु संतों का अपमान होगा, ऐसी बर्बरता से पिटाई होगी, तो बंगाल खुशहाल नहीं हो सकता है। बंगाल की खुशहाली के लिए, भगवान के लिए ऐसी घटनाओं पर कठोरता से कार्रवाई करिए। स्वयं पुरोहित जी अगर कार्रवाई पर कठोरता से नहीं करेंगे ना, सरकार हो सकता है आपकी बनी रहे, सरकार हो सकता है आप बना ले जाए, आप तुष्टीकरण कर ले जाए, लेकिन बंगाल खुशहाल नहीं हो सकता है। साधु संतों की पिटाई हिंदू धर्म के लोगों को आज अंदर तक पीड़ा पहुंचा रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि पूरा देश राममय है, सब देश में सब लोग खुशियां मनाई जा रही हैं। ऐसे में यह घटना का हो जाना निश्चित तौर पर बहुत पीड़ा। बालचंद कांगो जी, आपको आवाज आ रही है, आप हमारे साथ जुड़ गए, मुझे जानकारी मिली है। मेरा सवाल आपसे वही है कि आपने पूरे दोनों पक्षों को सुना, आपका भी तो अपना कोई पक्ष होगा इस घटना पर, कि आप अभी भी देश के तमाम चीजों को बताकर इस घटना पर बोलने से बचेंगे? नहीं, देखिए, सीधा सवाल है कि लोगों को कौन भड़का रहा है। धर्म की राजनीति लोगों को भड़का रही है, लोगों की भावना को भड़का रही है। और जहां पर लोगों की भावना भड़क जाती है, लोग कानून का रास्ता, कानून को तोड़ देते हैं। उसके लिए अगर जिम्मेदार कौन है,
बार बार राम का विरोध करना, जय श्री अरे राम का लेकिन विरोध ममता करना, जी के लोगों ने यही तो ये टीएमसी के लोग, इसके पीछे बीजेपी के लोग नहीं है। आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास क्या प्रूफ है कि ये मुझे बताइए कि आपके 2024 के इलेक्शन को 2024 के इलेक्शन को सामने रख के बीजेपी के लोगों ने ये हंगामा किया है? ये अगर मैं कहूंगा तो आपके पास क्या प्रूफ है? मैं ये पूछ रहा हूँ, 2024 का इलेक्शन सामने रख के बीजेपी के लोगों ने ये कानून एक एक करके देखिए, आप अगर मैं कहूंगा तो क्या गलत? एक एक करके बोलेंगे तो आवाज ज्यादा साफ आएगी। मैं सभी को मौका दूंगा। विनोद बंसल जी, अगली बारी मैं आपके पास ही आ रहा हूं। बालचंद कांगो जी, आप जल्दी से अपनी बात पूरी करिए, फिर कंचना यादव जी। 2024 के इलेक्शन को सामने रखे हुए ये खेल खेला जा रहा है। बालचंद्र जी, ठीक है, आपने अपनी पूरी बात रख दी। आप अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं बार बार कि इस घटना पर आपकी पार्टी की क्या प्रतिक्रिया है? आप 2024 बता दे रहे हैं, आप इसको धार्मिक ध्रुवीकरण बता दे रहे हैं, लेकिन आप इस घटना पर नहीं बोल रहे हैं। हमारी घटना के बारे में यह कहना है कि पुलिस गुंडों के बारे में कार्रवाई करे, यह हमारा कहना है। बहुत देर लग गई आपको इतना कहने में। बालचंद्र जी, डिबेट शुरू हुए देखिए कितना समय हो गया, और बहुत 24 मिनट हो गया। 24 मिनट लग गए आपको ये बयान देने में। बालचंद्र जी, 24 मिनट लग गए आपको ये बयान देने में। पहले से बताओ ना। अरे भाई, आप अभी सुन रहे हैं, मैंने पहले भी वही कहा था। आप अभी सुन रहे हैं, उसको मैं क्या? चलिए बालचंद जी, कोई बात नहीं। विनोद बंसल जी, आपको बीजेपी की बात ही सुनना है तो नहीं, बालचंद जी, मैं पूरा मौका दे रहा हूं आपको। आप ऐसी बातें मत करिए, पूरा मौका दे रहा हूं। इस वक्त देखिए एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का एजेंडा परिवार और प्रॉपर्टी बचाओ। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विपक्षी दलों पर निशाना साधा है। जेपी नड्डा ने कहा कि विपक्ष का एजेंडा परिवार और प्रॉपर्टी बचाओ। एक इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, सुना है ना नाम? तो उसकी मीटिंग चल रही है। मैंने कहा कहाँ मीटिंग चल रही है? मैं फोटो वोटो देखने लगा। बोला नहीं, ये वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मैंने कहा बहुत सही, वर्चुअल मीटिंग हो रही है, क्योंकि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल मीटिंग ही करेगा। तो कंचना यादव जी, जेपी नड्डा का यह कहना है कि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल बैठक ही करेगा, और इंडिया अलायंस का दो ही एजेंडा है, परिवार बचाओ प्रॉपर्टी बचाओ। क्या प्रतिक्रिया है आपकी कंचना यादव जी? देखिए इस पर मेरी प्रतिक्रिया क्या दूं उनको, जिनके पास ना कोई मुद्दा है और जो कहते हैं नियत, ना कोई नियत है। दरअसल इनकी न चाल सही है, ना चरित्र सही है, और ना इनके पास गवर्नेंस का रिपोर्ट कार्ड है। तो ये क्या करेंगे 2024 के इलेक्शन में? ये इंडिया अलायंस पर तंज कसेंगे और पूरा धर्म के आस्था के को बेचकर 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे। यही इनके पास दो चीज है, इंडिया अलायंस पर तंज कसना, दूसरा आस्था और राम को बेचकर 2024 का इलेक्शन लड़ना। और इससे ज्यादा इनके पास है क्या? इनकी स्थिति बहुत दयनीय है, हम इन पर कुछ बोल ही नहीं सकते। हमें दया आ रही है, जैसा जेपी नड्डा जी बोल रहे हैं, और खुद के पार्टी में झांक कर देखें कि परिवारवाद से आए हुए कितने प्रोडक्ट हैं। अपने प्रोडक्ट पे नजर देखें, दूसरे इंडिया अलायंस पर बाद में जाएं, अपने गिरोह में पहले जाके कहां है उनकी गवर्नेंस, क्या है उनका जो है कि रिपोर्ट कार्ड दिखाएं, वो रिपोर्ट कार्ड उसके आधार पर जाएं। इनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि इन्होंने अच्छा सरकार चलाया है, इसलिए पूरी आस्था को ये बेचकर 2024। राकेश त्रिपाठी जी, छोटी सी प्रतिक्रिया आपकी, फिर विनोद बंसल जी के पास मुझे जाना है, क्योंकि जेपी नड्डा ये कह रहे हैं, आपकी पार्टी के जो अध्यक्ष है, कि वर्चुअल अलायंस वर्चुअल बैठक ही करेगा और परिवार बचाओ प्रॉपर्टी बचाओ यही एकमात्र एजेंडा है इस गठबंधन का। राकेश त्रिपाठी जी। देखिए विशाल जी, मेरी एक तो बहुत आपत्ति है कंचना यादव जी जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, ये हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। राम को बेच करके, राम को कौन बेच सकता है और कौन खरीद सकता है? किसकी हैसियत है कि प्रभु राम को खरीद सकता है? ये किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं? कंचना जी एक एक कर, कंचना जी आपके बीच में कोई नहीं बोला, एक एक कर। राकेश त्रिपाठी जी की बारी है। अभ्यास ही नहीं जाता है कि आप किस कंचना जी एक एक कर। राकेश त्रिपाठी जी की बारी है। मैं जानता हूं बौखलाएंगे, मैं जानता हूं बौखलाएंगे आप, मैं जानता हूं बौखलाएंगे। देखिए वर्चुअल बैठक का जो किए ना, सच ये है कि इंडिया अलायंस की 3-4 बैठकों के बाद अभी भी ये जनता के बीच में जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। तय किया था इन्होंने कि भोपाल में हम रैली करेंगे, पब्लिक रैली, कमलनाथ जी ने मना कर दिया, हिम्मत नहीं हो पाई उसके बाद कि ये जनता के बीच में जा पाए। अब तो एक्चुअल बैठक भी नहीं कर पा रहे, अब वर्चुअल बैठक पर आ गए। सच ये है कि कहीं कोई नीति नहीं है, कहीं इनके बीच में आपस में कोई सामंजस्य नहीं है, बदनीयती के साथ बनाया गया गठबंधन का यही असर होता है।